हेलो एवरीवन, आज हम जो है बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है हमारा बिजनेस लॉ एंड ओवरव्यू। कि बिजनेस लॉ होता क्या है या इसके सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ, कि बिजनेस लॉ का क्या अर्थ है। तो बिजनेस लॉ जो है हमारा ऐसे कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशन का ऐसा सेट जो कि बिजनेस, इंडस्ट्रियल या मर्सेंटाइल ट्रांजैक्शंस को आपको जो है रेगुलेट करता है, उनको जो है एक तरह से रूल्स में बांधता है। उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम बिजनेस लॉ में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इंडिया में जो है बिजनेस लॉ जो है एक तरह से इनका कन्फाइंड डेफिनेशन ना होने के कारण जो है हमें दूसरे लॉज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसी कोई भी, अगर हम सिंपल बिजनेस लॉ की मीनिंग की बात करें तो आपने यही वहां पे बताना है, यही समझना है कि रूल्स और रेगुलेशंस का एक ऐसा सेट जो कि बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन को, कमर्शियल ट्रांजैक्शन को जो है रेगुलेट करता है, उसको हम बिजनेस लॉ बोलते हैं। और इसको बिजनेस लॉ के अलावा जो है कमर्शियल लॉ या मर्सेंटाइल लॉ भी बोला जाता है। सेकेंड जो आपका टॉपिक आ गया वो आ गया स्कोप ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, कि इंडियन बिजनेस लॉ का एरिया क्या है, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, हिंदी में बोल सकते हैं हम, कि भारतीय जो व्यापारिक लॉ है, संनियम है हमारा, उसका जो है कितना एरिया है, क्या उसका क्षेत्र है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि इंडियन बिजनेस लॉ जो है एक कन्फाइंड डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें और भी कई तरह के लॉज जो है वो शामिल किए जाते हैं, एक्ट शामिल किए जाते हैं। जैसा कि कल मैंने सिलेबस में बताया था कि इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी शामिल करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी शामिल करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शामिल करेंगे। तो इस तरह से जो है कई ऐसे एक्ट है जो कि बिजनेस लॉ का हिस्सा बनते हैं, कमर्शियल लॉ का हिस्सा बनते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस के सेट पर जो है कन्फाइंड नहीं है। इसके अलावा जो है हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बिजनेस लॉ के जो साथ में जुड़े एक्ट हैं या बिजनेस लॉ के अंदर जो एक्ट शामिल किए जाते हैं वो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि नॉन बिजनेस कम्युनिटी को भी उतना ही इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसका बिजनेस कम्युनिटी के साथ तो लेना देना है ही है, क्योंकि वहां पे तो एक तरह से स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। लेकिन नॉन बिजनेस कम्युनिटी में भी उसका उतना ही यूज है जितना कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए होता है। जाने अनजाने में हम आम अपनी जो दिनचर्या होती है हमारी, हम जो रोजमर्रा का काम करते हैं, उसमें भी हम कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है करते हैं। चाहे वो आप इनडायरेक्टली नहीं करते, पर इनडायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल जो है हो जाते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल कल भी दिया था कि आप अगर बस से ट्रेवल कर रहे हो, बस में आप चढ़ते हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए, आप उनको किराया दे रहे हो, वो बदले में टिकट दे रहे हैं, तो वहां पे भी आपको सर्टन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। कभी भी आप टिकट के पीछे देखें तो वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस के सेट लिखे होते हैं। तो आप एक तरह से जाने अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके और बस वालों के जो बीच में, कि आप अपने सामान के खुद जिम्मेवार होंगे, गुम हो जाता है। तो इस तरह से ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि आप इनडायरेक्ट तौर पे जो है फॉलो आपको करने पड़ते हैं। तो बिजनेस लॉ में जैसे कल बताया था मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारी चीजें, ये सारे एक्ट जो है इसमें शामिल किए जाएंगे और ये बिजनेस और नॉन बिजनेस कम्युनिटी पे जो है बराबर तौर पे जो है ये इफेक्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक आ गया हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, कि इंडियन बिजनेस लॉ में जो रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, उसका सोर्स क्या है। तो फर्स्ट सोर्स आ गया आपका स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो एक्ट लाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे हमारे लोकसभा, लोकसभा के द्वारा डायरेक्टली जो है टाइम टू टाइम राज्यसभा के द्वारा जो है
टाइम टू टाइम नए नए एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए जाते हैं, तो उसको हम जो है स्टेटस, वो भी हमारा इंडियन बिजनेस लॉ का एक मेन सोर्स है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा बिजनेस लॉ में शामिल किया जाता है। सेकेंड आ गया हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ। अगर हम बिजनेस लॉ की बात ना भी करें तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेनली इंग्लिश लॉ से जो है ज्यादा इंस्पायर है, क्योंकि ब्रिटिश रूल होने की वजह से वही रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में भी फॉलो किए गए। तो बिजनेस लॉ की बात करें तो यहाँ पे भी अगर जो है हमारे पास कोई स्पष्ट जो है रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, तो उस केस में हम कहाँ देखते हैं, इंग्लिश कॉमन लॉ की तरफ देखते हैं, और वहां पे जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। थर्ड आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि जहां पे जो है यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस बिजनेस लॉ के नहीं लिखे गए हैं, उस केस में जो है ये भी आपका मेनली जो है इंग्लिश लॉ से ही इंस्पायर्ड है। वहां पे जो है इंग्लिश की जो ब्रिटिश एम्परर है उनके अकॉर्डिंगली, चांसलर बोल सकते हैं जिसको, वहां उनके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आ गया इंडियन कस्टम एंड यूजेज, कि बिजनेस लॉ में जो है कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी शामिल की गई हैं जो हमारी इंडियन कस्टम से इंस्पायर्ड है। इंडियन हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, या भारतीय संस्कृति में जो चीजें यूज की जाती थी उनसे इंस्पायर्ड है। तो वो चीजें भी आज भी जो है इंडियन बिजनेस लॉ का एक मेन सोर्स जो है माना जाता है। मींस इंडियन बिजनेस लॉ में उन चीजों को भी इंक्लूड जो है किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हुंडी का नाम सुना होगा आपका, वो चेक की तरह ही या फिर आपके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी तरह ही होती है, जिसमें जो है आप लोन जो है पैसा ले सकते हैं और बदले में हुंडी जो है वहां पे यूज की जाती है। नेक्स्ट मेजर सोर्स आ गया आपका लीडिंग केसेस, कि जो केस पुराने थे और सिमिलर तरह के हैं, तो उन्हीं केसेस के डिसीजन को जो है हम नेक्स्ट केस में भी फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वहां पे हम केसेस भी स्टडी करेंगे। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऐसे केसेस जो कई फेमस केसेस हैं, उन्हीं के डिसीजन अगर जो है सेम कैटेगरी कोई नया केस आ जाता है, सेम सिमिलर तरह का कोई नया केस आ जाता है, तो पुराने केस के डिसीजन को ही वहां पे फॉलो किया जाता है। पुराना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसमें डिसीजन लिया गया होता है, और उसी डिसीजन को जो है हम आगे अगले केस में अगर वो सिमिलर है तो वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा नीड ऑफ लॉ, कि लॉ की जरूरत जो है क्यों पड़ती है। तो जहां भी हम रहते हैं या जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई किन्हीं लोगों के बीच में किसी तरह का विवाद होना जो है पॉसिबल है। तो उस विवाद के निपटारे के लिए, उस डिस्प्यूट के निपटारे के लिए लॉ का होना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक रूल्स और रेगुलेशन सेट नहीं होंगे तब तक जो है उस डिस्प्यूट को हम जो है कवर नहीं कर सकते, उसका निपटारा जो है नहीं कर सकते। तो बिना लॉ के जो है ना हम अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं, ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। तो अगर किसी एरिया में जो है शांति बनाए रखनी है, कॉमन तौर पे, जरूरी नहीं है कि 100% आपका वो चीज फॉलो होती है, कॉमन तौर पे जो है अगर शांति बनाए रखनी है तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होना जरूरी है, यानी कि लॉ होना जरूरी है। और लास्ट टॉपिक आ गया आपका आज का, नीड ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ, कि हमें जो है बिजनेस लॉ की नॉलेज होना क्यों जरूरी हो जाता है। तो कल एक प्रिंसिपल मैंने करवाया था कि इग्नोरेंस होना जो है कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिस जगह पे आप रहते हो, जिस लैंड पे आप रह रहे हो, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना जरूरी है। आप इस बेसिस पे जो है एक्सक्यूज नहीं कर सकते, माफी नहीं मांग सकते कि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी। तो ये प्रिंसिपल आपका जो है लेटिन वर्ड है आपका ये इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्जिस्टेट। तो इसको जो है लेटिन वर्ड है ये आपका, इसका मतलब ही ये है कि इग्नोर्शिया मतलब इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी तरह का एक्सक्यूज जो है वो मांग सकते हो।
कि मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं इलिटरेट हूं, मैं पढ़ नहीं सकता था उसको और मैंने साइन कर दिए, तो वो चीज जो है लॉ में जो है जरूरी फॉलो नहीं की जाएगी। इसलिए आप जिस एरिया में, आप जिस लैंड पे रह रहे हो, स्पेशली उस लैंड के, उस नेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो लॉ हैं, उसकी कॉमन नॉलेज होना, जो बेसिक लॉज हैं उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आप नॉलेज ना होने के लिए एक्सक्यूज नहीं होंगे। तो ये था आपका बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर। इसमें से अगर कोई भी टॉपिक जो है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।